डेवलपमेंट फाइल्स की किताबों की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जिस किताब की, उसका नाम है एक गोंड गांव में जीवन, जिसे नामचीन एंथ्रोपोलॉजिस्ट वेरियल एल्विन ने लिखा है। यह किताब मूल रूप से अंग्रेजी में आई थी भारत की आज़ादी मिलने से ठीक पहले। शीर्षक था लीव्स फ्रॉम द जंगल, लाइफ इन ए गोंड विलेज। और इसके पहले एडिशन की प्रस्तावना में पढ़ने को मिलता है कि साल 1932 और 36 के बीच मध्य प्रदेश के करंजिया के मैकाल पहाड़ी गांव के रहने के दौरान वेरियल एल्विन द्वारा लिखी गई यह डायरी वहां के जीवन का रोचक और मनस्पर्शी दृश्य प्रस्तुत करती है। आइए जाने ट्राइबल इंडिया के उन अछूते प्रसंगों को कि कैसे किसी जमाने में तीतर के घोंसलों में अंडों की संख्या देखकर बारिश की भविष्यवाणी करने का रिवाज था। और एल्विन ने ऐसा क्या देखा? आधी रात को औरतों को खेत में ले जाकर एक गोंड बुजुर्ग ने ऐसा क्या किया था जिससे सूखे की चपेट में आया इलाका झमाझम बारिश से निहाल हो गया? मौसम की गतिविधियों पर आदिवासियों की धारणा पर लिखते हुए एल्विन इतने खालिश भारतीय हो जाते हैं, इस हद तक जितना आज तक कलम के बूते किसी भारतीय ने आदिवासी होने की कोशिश नहीं की। यह किताब तब लिखी गई जब राहुल सातत्यायन की 2 कृतियां तिब्बत में 1.25 वर्ष और मेरी यूरोप यात्रा छपकर बाजार में आ चुकी थी। और उधर प्रेमचंद कफन, गोदान, गबन, निर्मला और ईदगाह लिखकर उपन्यास की दुनिया को समृद्ध कर चुके थे। लेकिन गांव पर केस स्टडी और उसके बहाने लोक जीवन की बनावट और बुनावट की दिशा में किसी हिंदी साहित्यकार ने सोचा भी नहीं था। वेरियल एल्विन अपने शोध कार्यों के कारण भारतीय जनजातीय जीवन शैली और संस्कृति पर काम करने वाले बड़े विद्वानों में से एक बन गए। खासकर गोंडी लोगों के बीच काफी मशहूर हुए। उनका भारत प्रेम उन दिनों चर्चा का विषय बन गया और आखिरकार भारत को जब आजादी मिल गई तो उन्होंने भारतीय नागरिकता भी ले ली। एल्विन आदिवासी बन चुके थे तो तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें उत्तर पूर्वी भारत के आदिवासी मामलों के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया और बाद में वह नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी नेफा, जिसे अब अरुणाचल प्रदेश के नाम से जाना जाता है, वहां की सरकार के एंथ्रोपोलॉजिकल सलाहकार बन गए। भारत सरकार ने 1961 में तृतीय सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया था। वेरियल एल्विन की आत्मकथा द ट्राइबल वर्ल्ड ऑफ वेरियल एल्विन के लिए उन्हें सन 1965 में अंग्रेजी भाषा के लिए मरणोपरांत साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हालांकि आज एल्विन एक विवादास्पद नाम बन चुके हैं क्योंकि आदिवासियों को हिंदू बताने वाले देश की बड़ी आबादी का आरोप है कि साल 1927 से 1964 तक इस शख्स ने भारत में वनवासी मुद्दों पर जो अलगाव के बीज बोए उन्हें आज भी राष्ट्रीय एकता, अखंडता और सद्भाव के मोर्चे पर भोगने के लिए समूचा देश विवश है। खैर, इस तरह के इल्जाम से इस किताब का कोई सरोकार नहीं है। फिलहाल चर्चा इसी किताब की जो एक खास आदिवासी समुदाय पर केंद्रित एक रोजनामचा है। लेकिन इसके पहले कि आप इस वीडियो में खो जाएं, आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। किताबों की दुनिया सेगमेंट की वीडियो कभी कभी बड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि हमारी कोशिश रहती है कि चुनी गई किताब की भरपूर जानकारी आपको दी जाए। हम ऑब्लिगेटरी आधार पर किसी भी किताब की समीक्षा नहीं करते, बल्कि पाठकों के साथ न्याय हो, मतलब हम अपनी वीडियो और बुक के कंटेंट पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। हमारे चुनिंदा एक्सपर्ट की राय के आधार पर किताबों का चयन किया जाता है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है। तो आज के इस एपिसोड में वेरियल एल्विन की किताब एक गोंड गांव में जीवन पर चर्चा। वेरियल एल्विन एक युवा अंग्रेज थे जो भले ही मिशनरी बनकर भारत आए, लेकिन बाद में भारत के एक महत्वपूर्ण मानव विज्ञानी बने। उनका पूरा नाम था हैरी वेरियल हॉलमन एल्विन, किंतु शायद ही वो अपना पूरा नाम कहीं लिखते हों। गांधी जी की प्रेरणा और जमनालाल बजाज के मार्गदर्शन में एल्विन मध्य भारत के मैकाल पहाड़ी पर बसे गोंड आदिवासी बहुल गांव करंजिया में जा बसते हैं और वहां के बेहद पिछड़े लोगों के कल्याण के लिए उन्होंने खुद को पूरी तरह से समर्पित कर दिया। वेरियल एल्विन इंग्लैंड से भारत आए थे मिशनरी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन अपने गहरे अंतर्द्वंद्वों, गांधी जी के अद्भुत विचारों और उनके सानिध्य, ट्राइबल इंडिया के हालात और सबसे खास तौर से ईसाई मिशनरियों की संदिग्ध गतिविधियों को देखकर उनके विचार बदल गए। उसके बाद
उन्होंने आदिवासियों के बीच रहकर शिक्षा और सेहत के लिए काम करने का निश्चय किया। कई सालों तक मध्य भारत के जंगलों में उन्होंने आदिवासी बनकर अपना जीवन बिताया और इसी दौरान अपने विख्यात मानव शास्त्रीय शोध कार्य पूरे किए। अपने इन शोध कार्यों के दौरान वह हिंदू दर्शन और रविंद्रनाथ टैगोर के लेखन से बहुत प्रभावित थे। उन दिनों महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत में स्वतंत्रता आंदोलन अपने चरम पर था। तब एल्विन ने समूचे भारत में वल्लभ भाई पटेल और जमनालाल बजाज के साथ यात्राएं की और लोगों की बदहाली को गहराई से महसूस किया। एल्विन अपने उत्कृष्ट शोध कार्यों के लिए जाने जाते हैं। खास तौर से आदिवासियों को लेकर जो उनकी धारणाएं और मान्यताएं थीं, उस बारे में उनके कार्य आज भी सबसे प्रामाणिक और खालिस माने जाते हैं। हालांकि बाद के सालों में जनजातीय नेशनल पार्क की उनकी अवधारणा को लेकर देश भर में उनकी जमकर आलोचना और आज भी उनके इस विचार की खिल्ली उड़ाई जाती है। वैसे उनकी पद्धति और दृष्टि से किसी को भी असहमति हो सकती है, लेकिन जनजातीय समाज के प्रति उनका प्रेम और समर्पण निसंदेह प्यारा है। खास तौर से उनकी निष्ठा, उनकी लगन और प्रतिबद्धता का कोई जवाब नहीं। इस किताब को शब्दों का बाइस्कोप समझिए। अमरकंटक से सोन नदी निकलती है और उसके उद्गम के पास बड़ा सा मेला लगता है, जिस बात का जिक्र एल्विन ने अपनी इस किताब में किया है। इसके अलावा नर्मदा नदी का भी जिक्र है और एक साधु के बारे में एल्विन विस्तार से लिखते हैं। जानिए मध्य प्रदेश के तब के हालात को, मतलब वहाँ जंगली पशुओं की भरमार थी, इसलिए जगह जगह बाघ, तेंदुआ, सांप, भालू दिखने लगे और मनुष्यों पर उनके हमले का जिक्र भी डायरी में है, यानी मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जोड़ पकड़ रहा था। इस किताब के जरिए पाठकों को आदिवासी भारत को एक नए सिरे से जानने की समझ बनती है। आजादी के बाद ढेर सारे बदलावों का साल आया, भारत बदल रहा था। आजादी और उससे उपजे अंतर संघर्षों की कीमत गांधी चुकाकर इस दुनिया से जा चुके थे। ट्राइबल इंडिया में नेहरू के विकास का मॉडल परिवर्तनकारी था। हालांकि इस विकास के चलते विस्थापन की बहुस्तरीय त्रासदी भोग चुके आदिवासी अपने मूल स्थानों से बिखर चुके थे। एल्विन लिखने में इत्मीनान रखते हैं, किसी बात की जल्दी नहीं है उन्हें। आदिवासियों के साथ रहकर एल्विन आदिवासी समाज दिल दे बैठे। एक दवाखाना का जिक्र करते हैं, जो दवाखाना सुगंधित फूलों वाले माहौल से ढका मिलता है। 40 मील के दायरे में गांव के आदिवासी वहां इलाज के लिए आते थे। एल्विन एक सांड घर भी देखते हैं। लिखते हैं कि गायों की नस्ल को बेहतर बनाने का काम यहाँ होता है। विद्यालय भी है जहाँ बुनियादी शिक्षा दी जाती है। वहाँ बढ़ई और दर्जी का काम सिखाने का काम होता था। फिर एक कुष्ठाश्रम का भी दृश्य तमाम सुंदर सलोने दृश्यों के ऊपर उदासी भरता है। यहाँ तकरीबन 1.5 दर्जन कुष्ठ रोगी दिखे। यह आज़ाद भारत के पहले का ट्राइबल इंडिया है, जो सभ्यता की दौर में किसानी युग से थोड़ा बेहतर दिखता है। आज करंजिया जाकर देखिए, 70 से 80 साल के बीच का विकास आपको दिख जाएगा। तो सच में कहना छोड़ देंगे कि इंडिया में कुछ हुआ कहाँ। एल्विन विनोदी हैं, लेकिन चुटकी लेने से बाज नहीं आते। बाजार अपने आप पनप सकता है, लेकिन बाजार को मजबूती देने का और उसे खड़ा किए जाने की एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी होती है। जैसे भारत में पानी का बाजार विकसित हुआ, अब वैक्सीन और ऑक्सीजन का बाजार बनाया जा रहा है। उस जमाने में मलेरिया की महामारी रोकने की दिशा में कमाल के प्रयास हुए। मच्छरों को मारने के बदले कुनैन की टिकिया ट्राइबल इलाके में इंट्रोड्यूस की गई और फिर मच्छरदानी भी बांटे गए। एल्विन यौन संबंधों से उपजी बीमारियों पर चिंता जताते हैं। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, दुख जाहिर करते हैं कि गोंड तेजी से कबीलापन खो रहे हैं। उक्त डायरी में यदि आदिवासियों की आदिम जीवन पद्धति की भिन्नता से एल्विन को थोड़ी दिक्कत थी, जिस वजह से वह गांधीवादी संयम, नैतिकता, ब्रह्मचर्य, चरखा और प्रार्थना आदि को आदिवासियों के लिए व्यर्थ समझते थे। और इस बात का जो प्रभाव था वह उनकी किताब लिव्स फ्रॉम द जंगल में स्पष्ट होने लगी। और जब गोंड आदिवासियों के उमंग उत्साह से भरे जीवन की सहजता वेरियल एल्विन की मौलिक सोच पर भारी पड़ने लगी। वह मंडला में आदिवासियों के धर्मांतरण के लिए यहाँ नहीं आए थे, लेकिन गोंड आदिवासियों ने उन्हें आदिवासी जीवन में संस्कारित जरूर कर दिया। एल्विन दुविधा में थे। यह दुविधा इस वजह से ज़्यादा गहरा रही थी कि आदिवासियों को चरखा चलाकर सूत काटने का उपदेश देने का कोई औचित्य उन्हें नजर नहीं आता था। एल्विन तार्किक होकर जीवन के संदर्भों को अपनाते थे, उसी तरह उन्हें बातों को खारिज करना भी आता था। वहाँ चरखा काटना भला क्यों जरूरी था? क्योंकि गोंड आदिवासियों के पूरे इलाके में कपास की खेती नहीं होती थी।
वह यह भी कहते थे कि मद्यपान निषेध नियम को महुआ की बहुलता वाले इस गोंड क्षेत्र में लागू करना अव्यावहारिक है, क्योंकि महुआ से बनाए जाने वाला मादक द्रव्य आदिवासियों की थकावट दूर करने वाला स्फूर्तिदायक पेय है। आदिवासी जीवन और संस्कृति का आधार माना जाने वाला महुआ जैसा वृक्ष हिंदुओं के तुलसी से किसी मायने में कम नहीं होता। तो आदिवासी इलाकों में जीवन जीने का उनका अपना अंदाज था, जिसकी जमकर आलोचनाएं होती रही। खास तौर से दो आदिवासी कन्याओं के साथ अलग अलग समय और इलाकों में शादी करना और एक अरसा बीत जाने के बाद उन्हें छोड़ देना उनके खिलाफ भर्त्सना की वाजिब जमीन तैयार करता है। लेकिन रोचक पहलू यह भी है कि एल्विन ने समय के साथ अपने मिशन के लिए अपनी जन्मभूमि, अपना परिवार और नातेदारी तक छोड़ दिया। उनका मिशन किसी धर्म, किसी रिलीजन के वास्ते नहीं, बल्कि मानवता के नाते महान कहलाता है, क्योंकि उनके रिसर्च कार्य निश्चित रूप से अप्लाइड रिसर्च रहे हैं, जिसके आधार पर भारत में आदिवासी विकास की रूपरेखा से लेकर नीतियां तय की गई। इस किताब में एक पंडा बाबा का जिक्र आया है। बाबा मैकल पहाड़ियों पर बसे गोंड आदिवासी बहुल करंजिया गांव के रहने वाले थे। वह एक नेचुरोपैथ थे। बादलों के रंग देखकर बारिश की भविष्यवाणी करते थे तो हवाओं की तासीर से मौसम का मिजाज बताते थे। बाबा रामायण से प्रेरित लिखे गए, ऐसा लेखक लिखता है। किसी अन्य जगह वह लिखते हैं कि गोंड लोग ब्रह्मचर्य को आदर की नज़रों से देखते जरूर हैं, पर हकीकत यह है कि रोमांटिक प्यार के बिना उन्हें जिंदगी बिताना नामुमकिन जान पड़ता है। पंडा बाबा मौसम का हाल अद्भुत तरीके से बताते थे। एक बार बाबा वेरियल एल्विन को जंगलों में लेकर गए। तीतर का घोंसला खोजा, उसे देखा, चारों ओर 4 अंडे दिखे तो बाबा झूम उठे कि बरसात के 4 महीनों में बारिश बराबर आती रहेगी, और ऐसा ही हुआ। यह खुद एल्विन ने लिखा है। और बात यही नहीं रुकती। 1 साल बारिश नहीं हुई। सूखे और सुखाड़ की दहलीज पर खड़ा इलाका मौत की आहट सुनने लगा। पंडा बाबा भला कहाँ हिम्मत हारने वाले थे। देर रात 3 औरतों को लेकर खेत में गए। रात काफी घनी थी, कुछ भी नहीं दिख रहा था। तीनों को कहा नंगी हो जाओ। उनमें से 2 औरतों ने कंधे पर हल उठाया और तीसरी औरत चाबुक लेकर खेत जोतने लगी। एल्विन लिखते हैं, 1 हफ्ते बाद बारिश होने लगी। इन तमाम अंधविश्वासों को लिखते हुए एल्विन यह लिखना नहीं भूलते कि बाबा दूसरे ढंग के अज्ञानी हैं। पंडा बाबा बादलों की गर्जना को लक्ष्मण द्वारा छोड़े गए तीर की आवाज मानते हैं। ऐसी कई भ्रांतियां, उपमाएं, धारणाएं और मान्यताएं इस किताब में है। जहां पंडा बाबा रहते हैं वहां कभी कपिल मुनि, अगस्त्य, भृगु आदि ऋषि परम सत्य की खोज में घूमते रहते थे। पंडा बाबा की बातों की तुलना वह अंग्रेजी के रहस्यवादी कवि ब्लेक की रचना से करते हैं, जबकि तूता नामक गोंड के गाए गीतों को सुनकर वह प्रकृति प्रेमी कवि वर्ड्सवर्थ को याद करते हैं। एल्विन आदिवासियों के बीच प्रचलित काले जादू की परंपरा को ध्यान में रखते हैं। उन्होंने 1844 में प्रकाशित स्लीमन की किताब रैम्बल्स एंड रिकलेक्शन ऑफ एन इंडियन ऑफिशियल्स पढ़ी थी, जिसमें गोंड जादूगरनियों की विस्तार से चर्चा है। एल्विन ने अपनी आंखों से इन जादूगरनियों के जिन करतबों को देखा उसे भी लिख डाला है, और यह चर्चा इस किताब में है। उन्होंने ऐसा क्या देखा, आप इस किताब के उन पन्नों को पलटिए, रोंगटे खड़े नहीं होंगे लेकिन विस्मित जरूर होंगे। यह किताब अंधविश्वास की दुनिया का सफर है, जहां पंडा बाबा जैसे ओझा गुनिया पालथी मारकर बैठे हैं। बीमार को बाबा जैसे किसी ओझा के पास ले जाकर यह पूछा जाता है, किसने बीमार किया? जब पता नहीं चलता तो जंगली औषधियों से इलाज करते हैं। इलाज के उटपटांग तरीकों की कुछ वानगी देखिए एल्विन की कलम से। एक बच्चे की आंतें खिसकने की बीमारी थी। उसकी माँ ने नदी से केकड़ा पकड़कर भूना और बच्चे को खिलाया। बच्चा ठीक हो गया। एक बच्चे को भालू ने काटा था। माँ बाप ने एक जंगली सुअर को मारकर बच्चे के जख्म को उस सुअर के गर्म खून से धोया और उसकी खाल को पुल्टिस बनाकर इस्तेमाल किया। इलाज कारगर रहा। ऐसे कई उदाहरण किताब को पठनीय बनाते हैं, लेकिन सवाल विश्वसनीयता का है और आधुनिक बनता समाज भला हिंसा से इलाज क्यों स्वीकार करेगा। इस लिहाज से एल्विन तथ्यों और वास्तविकताओं का संग्रह करते दिखते हैं। वह एक कुशल फोटोग्राफर है।
घर की दीवारों पर बने दानव चित्र, असुरों के मुखमंडल वाला गोंड मुखड़ा, मौनी साधुओं का गोंड मुखड़ा, बैगा वैद्य, खदान में काम करता एक अगरिया लोहार, एक चरण गोंड, कुष्ठ रोगियों का इलाज करते स्वयंसेवक, इन सब से सजी यह किताब आपके संग्रह के लायक है। एल्विन अंग्रेज हैं, लेकिन ब्रिटिश सरकार की ठाकुर सुहाती नहीं बतियाते। आज की तंबू परस्त मीडिया को उनसे कुछ सीखना होगा, जानना होगा कि लेखन क्या है, पत्रकारिता क्या है। सरकार के पक्ष में लिखी गई खबरें पत्रकारिता नहीं है, पब्लिक रिलेशन का बेशर्म नजीर है। सीखिए एल्विन से। एल्विन करंजिया के एक स्कूल इमारत का विवरण देते हैं। इसका सालाना खर्चा हिंदुस्तान में रह रहे एक अदना अंग्रेज सिपाही पर आने वाली लागत से ज्यादा नहीं है। इलाका बदहाल और बेजार है। सिफिलिस की गिरफ्त में आबादी का कराह रहा है। एल्विन ने एक छोटी सी डिस्पेंसरी खोल ली है। दवाओं की खेप मुंबई से मंगाते हैं। चुटकी लेते हुए लिखते हैं कि कम खून वाले पतियों का हुजूम है, उन्हें नामर्दी की दवा चाहिए। किताब में रोचकता के कई कारण हैं। यदि चट्टान में गोलाकार छेद है तो पवित्र हीरो भीमसेन के पांव रखने के कारण ऐसा छेद बना। कुछ अजीबोगरीब हरकत करते लोग भी इस किताब में अपनी जगह बनाते हैं, जो कीलों और जंजीरों से खुद को पीटते नजर आते हैं, और कुछ एक लोहे की छड़ों को अपनी जीभ के आर पार घुमा लेते हैं। सबसे खास संदर्भ है मलेरिया का, जिसका रोचक जिक्र एल्विन करते हैं। ऐसा विवरण आपको हिंदी में कहीं नहीं पढ़ने को मिलता। और फिर पीलिया का वर्णन है, क्योंकि एल्विन इस रोग की चपेट में आते हैं। एल्विन की यह किताब भले ही रोजनामचा कही जाए, लेकिन यह तब की परिस्थितियों को जिस तरीके से हमारे सामने रखती है वह चौंकाने वाली है। इंसानी बस्तियों और उनके हालात का विवरण इस देश के उन तमाम सच्चाइयों की निशानदेही है जो आज यह कहती है षड्यंत्रों के बावजूद आज की जिंदगी कितनी सहज और सरल है। तब के आदिवासी पूर्वजों ने कितना कुछ झेला। एल्विन घटनाओं के महज विवेचनाकार नहीं नजर आते, बल्कि वो अपनी राय भी साथ साथ रखते हुए आगे बढ़ते हैं। एक दस्तावेज है जिससे लोक ज्ञान की समृद्धि वाले उस आदिवासी जीवन की जानकारी मिलती है, और किताब पढ़कर यह महसूस होता है कि आदिवासियों के उस संसार को बचाए रखना आज की जरूरत है। इसके आगे एक सवाल आम पाठकों से भी है कि यह किताब पढ़िए, जरूर पढ़िए, लेकिन बताइए हिंदी में कितनी किताबें एक गोंड गांव में जीवन के दर्जे की हैं जो हाल के वर्षों में लिखी गई हैं। एल्विन की आलोचना भर्त्सना जरूर कीजिए, लेकिन इस सवाल को दरकिनार मत कीजिए। इस किताब का पूरा डिटेल्स इस तरह है। थैंक्स दोस्तों, उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई हो। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट भी जरूर कर दें। यदि आपको कोई किताब पसंद आई हो, अपने हाल में कोई किताब पढ़ी हो या पहले भी पढ़ी हो जो आपको पसंद आई हो, तो आप हमसे इस ईमेल एड्रेस से संपर्क करें। पसंदीदा किताबों के बारे में लिखकर हमें भेजें। हम जल्द ही मिलेंगे और बेहतर वीडियो के साथ। शुक्रिया।